प्रणाम सभी को, मेरा नमस्कार। हिंदी आईएफपीएच के इस मंच पे मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा हिंदी आईएफपीएच का 435वां दिन है और आज का ये दिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर की विनती करता हूं। जी धन्यवाद। जैसा हम सभी जानते हैं, आईएफपीएच एक कोशिश है जिसके तहत हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें। हम होम्योपैथी के ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा प्रोपोगेट कर सकें, बढ़ा सकें। इसी कोशिश के तहत आज हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़ी हैं, डॉक्टर मनदीप कौर, इन्होंने पहले भी हमारे साथ सेशंस लिए हैं। अ, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर मनदीप जी के बारे में थोड़ा सा बेसिक ज्ञान देना चाहूंगा। डॉक्टर मनदीप मैम बीएचएमएस हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। एमडी मटेरिया मेडिका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जोधपुर। एमबीए एचसीएस हैं फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी। अभी अपना पीएचडी कंप्लीट कर रही हैं इन ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर। मैम ने सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट किया है ऑन एपिडेमिक डायनामिक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज फ्रॉम पेन स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए, ग्लोबल हेल्थ एंड इंटरडिसिप्लिनरी ओवरव्यू कोर्स बाय यूनिवर्सिटी डी जेनीव। और ट्रेनिंग ली है फ्रॉम आईजीओटी दीक्षा पोर्टल रिगार्डिंग कोविड केयर प्रिवेंशन और मैनेजमेंट। मैम ने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं नेशनली और इंटरनेशनली भी, और ऑविड सोशल वर्कर हैं एंड शी बिलीव्स इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी। इस समय मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। मैम मैं आपका स्वागत करता हूँ आईएफपीएच के इस हिंदी मंच पे, और मैं चाहूंगा कि आप अपना आज का टॉपिक शुरू करें और हमारा ज्ञानवर्धन करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आईएफपीएच को धन्यवाद देना चाहूंगी मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। और आज ये 435th जो है दैनिक वेबिनार जो है वो एक होने वाला है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो आज है रिसर्च एंड होम्योपैथी के ऊपर। एक मिनट मुझे अपनी PPT को शेयर करने दीजिए। मेरी पीपीटी शेयर नहीं हो रही है, इसमें कोई मेरी हेल्प कर सकता है? मैम आप को होस्ट हैं, आई थिंक आप मतलब एक मैं बार दोबारा से रीशेयर करने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं करती हूँ। एक पीपीटी भी मैं खोल लेती हूँ। मैं इस पे शेयर स्क्रीन पे जा रही हूँ। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ मैम, दिख रही है। ठीक है जी। तो रिसर्च एंड होम्योपैथी, ये जो टॉपिक है इस पे मैंने अपने को ऑथर्स हैं मेरी, डॉक्टर ऋषिता गंजू एंड डॉक्टर दीक्षा गर्ग, हमारे कॉलेज के ही हैं। तो हमने एक चैप्टर लिखा था एक बुक के अंदर, तो उसी को ही आज मैं जो है वो प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो रिसर्च और होम्योपैथी जो है आजकल बहुत इसके ऊपर कंसंट्रेशन जो है वो होता जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अपने आप को प्रूव करना। तो आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो रिसर्च है वो रिसर्च होती क्या है। कोई भी सोर्स, कोई भी मटेरियल जिसको हमने पढ़ना है और उसको इन्वेस्टिगेट करे ढंग से, सिस्टमैटिक वे में, उसको हम रिसर्च बोलते हैं। तो रिसर्च इज द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन एंड स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स, और उसमें हमें कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये इसका रिजल्ट निकला। तो अब रिसर्च जो है वो मेडिसिन के अंदर 21वीं सदी में सबसे ज्यादा पॉपुलर होनी शुरू हुई। और जैसे जैसे रिसर्च पॉपुलर होती गई, हम होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी के लिए एक क्वेश्चन मार्क आता गया कि एविडेंसेस हमारे होम्योपैथी के कहाँ हैं, जिससे हम ये प्रूव कर सके कि हमारी होम्योपैथी काम करती है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया कि हम ऐसा कुछ करें कि जिसमें हम एविडेंसेस प्रूव अपने जनरेट कर सकें और उससे हम अपनी एफिकेसी को प्रूव कर सकें। जो होम्योपैथी हम सब जानते हैं कि 200 साल पहले जर्मनी के अंदर जो है इसको डेवलप किया गया था डॉक्टर सैमुअल हनीमैन से ने, और उसका प्रिंसिपल था लाइक क्योर लाइक। पर जब से ये स्टैब्लिश हुई है तब से हम
यही कोशिश कर रहे हैं कि हम इफेक्टिवनेस और ज्यादा दिखाएं और एक मेन स्ट्रीम मेडिसिन बन पाए, जो अभी तक हम नहीं बन पाए हैं। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन सिंपल, हमारे पास एविडेंसेस नहीं है। हमारे पास पेशेंट आता है, मेडिसिन देते हैं, वो ठीक हो जाता है, लेकिन रिटर्न में हमारे पास प्रूफ एज सच उतने नहीं है जो हम दुनिया को दिखा सके और कह सके कि हमारी होम्योपैथी भी काम करती है। तो ये जो एविडेंसेस होते हैं ना, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारे सिस्टम को रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बढ़ाते हैं, इस पे विश्वास पैदा करते हैं कि हाँ, ये एक्सपेरिमेंट हुआ या ये सिम्टम्स थे, इसके बाद ये चीजें जो है पेशेंट के अंदर ठीक हुई हैं, दैट मीन्स कि ये काम करती है। तो ऐसे ही कुछ जब मैं नेट पे सर्च कर रही थी तो मुझे एक सिस्टमैटिक रिव्यू मिला होम्योपैथी के ऊपर। अब हम जब भी हमें रिसर्च करनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर, सबसे पहले हमें सिस्टमैटिक रिव्यू करना पड़ता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्या क्या काम हो रखा है। तो ऐसे ही ई अर्नेस्ट एक थे, उन्होंने एक सिस्टमैटिक रिव्यूज जितने थे होम्योपैथी के, उसका भी सिस्टमैटिक रिव्यू किया। उन्होंने मेडलाइन, एम्बेस, एमएड, सिस्कॉम, ये सब उन्होंने सर्च किया और उनको क्या समझ में आया, सिर्फ उसमें सिस्टमैटिक रिव्यूज लिए थे, नॉन सिस्टमैटिक नहीं थे। तो उन्होंने रिजल्ट में उनको क्या मिला कि रिगरस ट्रायल्स जो है वो एसोसिएटेड है स्मॉल इफेक्ट साइज के साथ। तो मतलब जितना कम जो है साइज है उसमें इफेक्टिवनेस फिर भी कुछ नजर आती है, बट इतना ज्यादा रिजल्ट उनको सिग्निफिकेंटली नहीं मिल पाया। जब उन्होंने रीएनालाइज किया एक एक चीज को, तो उसने पॉजिटिव मेटा एनालिटिक रिजल्ट मिला। वो कहते कि अगर एक रिसर्च के अंदर हमें एक पॉजिटिवनेस मिल रही है तो मे बी हो भी सकता है कि पब्लिकेशन बायसनेस हो उसके अंदर। उन्होंने इस तरीके से सिस्टमैटिक रिव्यूज जो इंडिपेंडेंट थे अलग 11, उनको फिर से उन्होंने देखा, लेकिन उनको होम्योपैथी के फेवर के अंदर कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल पाया कि वो ये कह सके कि होम्योपैथी काम करती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस थी, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, पोस्ट ऑपरेटिव इलियस, इनके अंदर होम्योपैथी ने बड़ा अच्छा काम किया जिसके एविडेंसेस थे। इवन की आर्निका जो सबसे ज्यादा टेस्टेड होम्योपैथिक रेमेडी है, उसके भी जो रिजल्ट्स उतने ज्यादा नहीं देखने को मिले और उसको भी प्लेसिबो इफेक्ट ही बताया गया। एक दवाई ऑसिलोकॉक्सिनम, वो उनको रिसर्च के अंदर मिली जो इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए काम करती है। वो प्लेसिबो से ज्यादा अच्छा इफेक्ट जो है वो कर पाई, ये जरूर ऑन रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद उन्होंने और इंडिपेंडेंट रिव्यूज देखे, होम्योपैथिक आरसीटीज देखी, जिनमें कि कुछ जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। तो पर ओवरऑल जो रिजल्ट अगर अब उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि ऑन एन एवरेज ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो ये जो है बहुत वीक रिजल्ट्स है और इसमें हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ऐसे ही एक और क्लिनिकल ट्रायल ऑफ होम्योपैथी था, उसने मेटा एनालिसिस किया 107 कंट्रोल्ड ट्रायल्स का, जो कि पब्लिश्ड रिपोर्ट्स थी। उसके अंदर सम फॉर्म ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी 14 ट्रायल्स थे, 58 ट्रायल्स थे जिसमें सिंगल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो दिया गया था, और कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए थे दवाइयों के, वो 26 ट्रायल्स में थे, और 9 ट्रायल्स थे आइसोपैथी के। इन सब के अंदर मोस्टली ट्रायल्स जितने भी उन्होंने एग्जामिन किए तो उसमें लो क्वालिटी मिली, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी थे। उन्होंने कहा कि अगर हम ट्रायल्स की क्वालिटी को एक साइड पे कर दें तो हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई देता है होम्योपैथी का, जिसमें हमें रिजल्ट्स दिखते हैं। तो ओवरऑल 105 ट्रायल जिसमें रिजल्ट्स थे, 81 ट्रायल्स ने पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया और 24 ट्रायल्स ने ज्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं दिखाया। ऐसे ही इसके बाद एक और ट्रायल आया जिसमें होम्योपैथी जो है वो प्लेसिबो इफेक्ट है या सच में वो काम करती है कि नहीं करती है, इसके ऊपर काम किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो रिसर्चर्स थे उन्होंने 110 होम्योपैथिक ट्रायल्स लिए और उतने ही 110 कन्वेंशनल मेडिसिनल ट्रायल्स लिए। उन्होंने दोनों को देखा। दोनों को देखने पर उनको समझ में आया कि जो हायर क्वालिटी के ट्रायल्स थे वो होम्योपैथी के अंदर सिर्फ 21 थे और 9 थे कन्वेंशनल मेडिसिन के अंदर। जब इन एनालिसिस को जब ये देखा कि अगर हम हाई क्वालिटी
एनालिसिस के अंदर अगर हम डालते हैं, लार्जर ट्रायल्स करते हैं, तो उसके अंदर होम्योपैथी का इफेक्ट और कम 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 होता गया। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये निकला कि बायसनेस प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्स ऑफ होम्योपैथी एंड कन्वेंशनल मेडिसिन दोनों में थी, लेकिन जैसे जैसे हम क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाते हैं रिसर्च की, जो एविडेंसेस हैं होम्योपैथी के वो वीक होते जाते हैं और कन्वेंशनल मेडिसिन के एविडेंसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। ऐसे ही एक और ट्रायल आया, होम्योपैथी वेयर इज साइंस। अब इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन हेल्थ अथॉरिटी इन 2015 में उन्होंने एक रिव्यू कंडक्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी हेल्थ कंडीशन नहीं है जिस पे हम होम्योपैथी पे रिलाय कर सके और उसकी दवाइयां जो है वो उस कंडीशन में इफेक्टिव हो सके। ऐसे ही एक यूरोपियन एकेडमी साइंस एडवाइजरी काउंसिल है, उन्होंने भी यही बोला कि जो होम्योपैथी के क्लेम्स हैं वो उतने कंसिस्टेंट नहीं है और उसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इतने सारी जो नेगेटिविटी है, जो इतने सारे हमें चीजें देखने को मिल रही हैं, ये जो है एक बहुत बैड इंप्रेशन डालता जा रहा है हमारे होम्योपैथी के ऊपर। बट फिर भी अगर ट्रायल्स में रिजल्ट नहीं निकल रहा या एनालिसिस भी हो रहे हैं, उसमें वीक अजम्पशंस लगाई जा रही हैं, रिजल्ट्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं है, बट होम्योपैथी तो अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो अगर होम्योपैथी में कुछ ना होता तो ये अभी तक खत्म हो चुकी होती। पर अगर इतने सालों से होम्योपैथी पूरे वर्ल्ड में अभी भी प्रैक्टिस की जा रही है और लोग ले रहे हैं इसकी दवाइयां, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो है जो होम्योपैथी काम करती है, जिसके कारण। ऐसे ही जर्मनी में, जहां से हमारी होम्योपैथी शुरू हुई थी, उन्होंने तो लॉ एक अप्रूव भी कर दिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है रीइंबर्समेंट वो भी की जा सकती है। होम्योपैथी की सेल्स जर्मनी में 100 of millions of यूरोस यहां तक पहुंच गई हैं। इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सर्वे किया, उन्होंने पाया कि $3 billion की मार्केट जो है वो बनती जा रही है और ये पिछले 10 सालों में 3 गुना बढ़ गई है। जो जर्मन्स हैं, उन्होंने एक एडिशनल होम्योपैथिक डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है होम्योपैथ्स को, कि जब जो होम्योपैथ्स है वो एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको अथॉरिटेट किया जाता है कि वो एक हेल्थ इंश्योरेंस भी आगे दे सकते हैं। तो इसका मतलब जर्मनी में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहीं ना कहीं हो रही होगी, तभी जो है इतना ज्यादा वहां पर सपोर्ट होम्योपैथी को किया जा रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि जहां पर हमारे पास एविडेंस की कमी होने के कारण हम अपने आप को उतना प्रूव नहीं कर पा रहे हैं इन मॉडर्न साइंस, पर जो पॉपुलैरिटी है होम्योपैथी की वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही एक आर्टिकल था इरविन लॉर्डन का, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी। उसमें उन्होंने बताया कि 1960s और 70s के अंदर एक रिमार्केबल रिवाइवल हुआ होम्योपैथी का। यूएसए के अंदर ही इन 2002 नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है पिछले 7 सालों में, तब ये तो तब की बात है, 2002 में उसके पिछले 7 सालों में 500 गुना जो है वो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गए थे, मोस्टली ओवर द काउंटर रेमेडीज के लिए भी। ब्रिटेन में भी ऐसे सर्वे हुआ जिसमें 1999 में ये पता लगाया गया कि रैंडमली 1204 लोगों को उन्होंने पकड़ा और उन्होंने उनसे पूछा कि वो होम्योपैथी पिछले 1 साल में उन्होंने यूज किया है कि नहीं किया है, तो उसमें 17% लोगों ने बोला कि पिछले 1 साल में उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन खाई है। ऐसे ही एक और सर्वे हुआ 1998 में, जिसमें ये पता लगा कि 4,70,000 रिसेंट यूजर्स हुए हैं होम्योपैथी के इन यूके, जो नए पेशेंट्स थे, जो नए लोग थे जो ये दवाइयां खा रहे थे, वो मोस्टली मिडिल क्लास और मिडिल एज के थे। तो ऐसे ही अब अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया है कि होम्योपैथी सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। जहां पर फार्मा की ग्रोथ 10% हो रही है, होम्योपैथी की ग्रोथ 25% जो है वो हो रही है। दैट मीन्स होम्योपैथी जो है वो बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। इवन की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 42 यूरोपियन नेशंस में से 40 नेशंस के अंदर होम्योपैथी प्रैक्टिस हो रही है। इवन इन फ्रांस
95%, 95% ऑफ जर्नल फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो जो है होम्योपैथिक रेमेडीज जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। जो स्विस गवर्नमेंट है, उन्होंने उन्होंने तो ये बोल दिया है कि होम्योपैथी जो है इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है और सेफ भी है। ऐसे ही ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, इनके अकॉर्डिंगली 57% ऑफ लोग जो है जर्मनी के अंदर होम्योपैथिक दवाइयां यूज कर रहे हैं। और एक एस्टिमेशन भी लगाया गया है कि 2028 तक 1377.9 मिलियन यूएस डॉलर तक मार्केट जो है वो होम्योपैथी की पहुंच जाएगी। ये तो था कि वर्ल्ड का। अब इंडिया का क्या सिनेरियो है? जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, 100 मिलियन लोगों से ज्यादा लोग होम्योपैथी पे डिपेंड करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और हमारे इंडिया में 250,000 रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा है दूसरी कंट्रीज से इन द वर्ल्ड। तो अब इतनी सारी जो होम्योपैथी जो है हमारे इंडिया के अंदर बूम कर रही है, सबसे ज्यादा होम्योपैथी अगर प्रैक्टिस की जा रही है या लोग उसकी दवाइयां लेते हैं, वो हमारे इंडिया के अंदर है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा सिर्फ एक सीसीआरएच के बारे में भी बताना चाहती हूँ। वैसे इसकी वेबसाइट पे जाकर हम सब कुछ देख सकते हैं, पर एक ओवर कि हमारे इंडिया में जो है वो होम्योपैथिक रिसर्च के लिए क्या हो रहा है। जो हमारी बॉडी है सीसीआरएच, ये क्लिनिकल वेरिफिकेशंस भी कर रही है। अभी तक 106 ड्रग्स की क्लिनिकल वेरिफिकेशन का जो डेटा है वो लिया जा चुका है, और उसमें 72 ड्रग्स जो है वो पब्लिश की जा चुकी हैं। ऑनगोइंग स्टडीज जो चल रही हैं वो है 16, प्रपोज्ड स्टडीज हैं वो 10 हैं। क्लिनिकल रिसर्च, अब क्लिनिकल रिसर्च जो है वो भी इसमें हमारी जो सीसीआरएच है वो बहुत ज्यादा काम कर रही है। बहुत सारी डिजीजेस के ऊपर 211 स्टडीज जो है वो चल रही हैं, जिसके अंदर 178 स्टडीज कंक्लूड हो चुकी हैं। अब वो बीमारियां कौन कौन सी हैं? HIV, एड्स, गैस्ट्रोएंटराइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, एक्यूट हेमरॉइड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, पेन मैनेजमेंट, यूरोलिथियासिस, एक्यूट राइनाइटिस, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, कोविड-19, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ड्यू टू डेंगू। ऑनगोइंग स्टडीज 13 हैं। फिर आता है ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग के अंदर भी हमारी काउंसिल ने 110 ड्रग्स जो है वो प्रूव कर चुके हैं अभी तक, और 12 स्टडीज चल रही हैं जो कि डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड मल्टीसेंट्रिक ट्रायल्स जो है वो चल रहे हैं। ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर भी जो है फार्मेकोनॉस्टिकल स्टडीज जो है 297 ड्रग्स के अंदर जो है हो चुकी हैं। फिजियोकेमिकल स्टडीज हो चुकी है 304, और फार्मेकोलॉजिकल स्टडीज 149 ड्रग्स पे हो चुकी हैं। 142 ड्रग्स जो है वो कंप्लीटली स्टडी की जा चुकी हैं। फंडामेंटल एंड कोलैबोरेशन रिसर्च में हमारी सीसीआरएच ने नेशनल कोलैबोरेशन करके 24 स्टडीज चल रही हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में 3 रिसर्च स्टडीज चल रही हैं, और ऑन गोइंग अभी इस टाइम पे 2 हैं। इवन की सर्वे, कलेक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स पे भी काम चल रहा है। 75 प्लांट्स जो है वो अंडर एक्सपेरिमेंटल कल्टीवेशन में चल रहे हैं। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स वो भी सीसीआरएच कंडक्ट करती है, जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक, स्वास्थ्य रक्षक प्रोग्राम, होम्योपैथी फॉर हेल्दी चाइल्ड, नेशनल कैंपेन ऑन होम्योपैथी फॉर मदर एंड चाइल्ड। इवन की एपिडेमिक रिसर्चेस भी हमारे इंडिया के अंदर चल रही हैं, जो कि डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, फ्लू लाइक इलनेस, जैपनीज इंसेफेलाइटिस एंड होम्योपैथी इन कोविड-19 इन्फेक्शन के अंदर भी हमारी सीसीआरएच काम कर रही है। तो इतना सारा रिसर्च वर्क जो है वो तो एक बॉडी कर ही रही है। इवन के जो डॉक्टर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो भी अपने अपने लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं। पर ये जो रिसर्च है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, अगर वो हमें क्लियर है कि हमें इस चीज पे काम करना है, तभी हम रिसर्च जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। हम कहते हैं ना कि सिस्टमैटिक रिसर्च, सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के बायोलॉजिकल इफेक्ट को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
हम फिजियोकेमिकल चेंजेस इन एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन विद होम्योपैथिक मेडिसिन को असेस कर सकते हैं, या ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज करने में हम जो है कोई रिसर्च कर सकते हैं, टू नो द प्रेजेंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन होम्योपैथिक मेडिसिन, टू डेवलप एविडेंस बेस्ड सपोर्ट ऑन द एफिकेसी ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, टू एस्टेब्लिश द स्कोप ऑफ इफेक्टिवनेस, हमारी होम्योपैथिक दवाइयां कितना काम करती हैं, उसका क्या स्कोप है, वो भी हम जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू रिसर्च। इवन के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को भी वैलिडेट कर सकते हैं एंड कंपैरिजन कर सकते हैं विद कन्वेंशनल सिस्टम। हम अगर रिसर्च करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा एविडेंसेस जो है वो जनरेट कर पाएंगे। सिस्टमिक रिव्यूज के लिए पहले से हमारे पास जब एक एविडेंस वाली रिपोर्ट्स होंगी तो सिस्टमिक रिव्यू करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। एंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, हाई क्वालिटी केस रिपोर्टिंग, इन सब के साथ जो है हम एविडेंसेस जनरेट कर सकते हैं। अब हमें ये रिसर्चेस करनी क्यों है? क्योंकि हमें हेल्थ केयर कम्युनिटी के अंदर परसेप्शन होम्योपैथी का चेंज करना है। अगर हम ये चेंज नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हम होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के अंदर ही कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है। पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टेंस क्रिएट करने के लिए रिसर्च करना जरूरी है। हमारी जो पैथोजेनेटिक ट्रायल्स होते हैं उसको वैलिडेट करने के लिए जरूरी है, और होम्योपैथी को इन डेप्थ पढ़ने के लिए भी रिसर्चेस हमारी बहुत जरूरी है। तो अब बिल्कुल मोटा मोटा सा हम देखेंगे कि कैसी कैसी रिसर्चेस जो है वो हम कर सकते हैं। इस पे बहुत सारा मैटर ऑलरेडी नेट पे पड़ा हुआ है, इसलिए इस पे ज्यादा मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी। अब एक फंडामेंटल रिसर्च हो सकती है जिसमें कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका एक टेस्ट करेंगे और एक नॉलेज हमें उसके ऊपर गेन करनी है कि भी उसमें क्या निकल के आगे रिजल्ट आ रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या है, कुछ हमें किसी क्वेश्चन का आंसर करना है, एक नई स्टडी जो है वो हमें देखनी है और उसको वैलिडेट और एफिशिएंट है कि नहीं है वो हमें देखना हो। हम क्लिनिकल ट्रायल्स भी कर सकते हैं जिसमें स्टडीज होंगी, नए टेस्ट या ट्रीटमेंट्स हम ह्यूमन हेल्थ आउटकम्स के ऊपर कर सकते हैं कि ह्यूमन के ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो क्या आ रहा है। लिटरली रिसर्च भी हो सकती है कि सिर्फ जो है बुक्स पढ़ना, उसके अलग अलग जितनी भी केस रिपोर्ट्स है उन सबको इकट्ठा करके एक नई इंफॉर्मेशन निकालना, वो सब भी हम जो है रिसर्च में कर सकते हैं। किसी ड्रग को मेन लेकर उसका इफेक्ट देखने के लिए भी रिसर्च हो सकती है, या किसी एक बीमारी को मेन रखकर उसमें कौन सी दवाइयां काम करती हैं वो भी हम रिसर्च कर सकते हैं। फिर आती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होगा कि उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, आसपास को ऑब्जर्व करना, पेशेंट से इंटरव्यूज लेना, फिर वो जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई उसको हमें एक मीनिंगफुल वे में डिस्क्राइब करना है ताकि जनरल पब्लिक उसे समझ सके। एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी होती है जिसमें हम एक पॉपुलेशन को जो है वो पढ़ते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, वहां पर किस टाइप की पॉपुलेशन है, कौन सी बीमारियां हो रही हैं, क्या रीजन हो सकता है, वो डिटेल में हम उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट को लेकर जो है हम उसमें और उसकी पढ़ाई करते हैं और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। एम्पेरिकल रिसर्च जिसके अंदर हम कोई भी रिसर्च करेंगे और कंक्लूजन जो है वो स्ट्रिक्टली जो है एम्पेरिकल एविडेंसेस के साथ होने चाहिए, जिसमें हम वेरीफाई बार बार कर सकें जब भी हम वो एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हाँ ये जो है इसका रिजल्ट निकल रहा है। एनालिटिकल भी हो सकता है जिसमें आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ज्यादा काम आती है। क्वांटिटेटिव हो सकती है जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा ज्यादा इकट्ठा करते हैं कि इतने लोगों को ये हुआ, जो जहाँ पे एवरेजेस और प्रिडिक्शंस हमें करनी होती हैं या रिलेशनशिप निकालना होता है वहां पर क्वांटिटेटिव यूज होता है। अब बात आती है कि होम्योपैथिक रिसर्च के अंदर हम कौन कौन से एरियाज है जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लिनिकल वेरिफिकेशन हो सकता है सबसे पहले तो वेरिफिकेशन हम करेंगे सिम्टम्स की प्रूविंग के थ्रू थ्रू पैथोजेनेटिक ट्रायल्स।
पैथोजेनेटिक सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी के अकॉर्डिंगली फिर उनको क्लासिफाई करो कि इस सिस्टम के ये मेडिसिन, ये सिम्टम्स निकले हैं, इसके ये निकले हैं, या इसका मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन यहाँ यहाँ हो सकता है। या फिर हम उसकी एफिकेसी को चेक कर सकते हैं कि कितना परसेंट जो है वो आराम पेशेंट को आता है अगर हम उनको दवाई देते हैं, या फिर अगर प्लेसिबो के साथ भी उसका कंपैरिजन करना है हम वो भी कर सकते हैं। एक और चीज आती है इफेक्टिवनेस, अगर देखनी है हमें तो हम पेशेंट सेटिस्फेक्शन, इस पे भी हम देख सकते हैं। अगर पेशेंट सेटिस्फाइड है वहीं से ही हमें पता लग जाता है कि हाँ दवाई ने अपना काम किया है, पेशेंट सेटिस्फाइड है। तो जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे जनरल पॉपुलेशन में, वो भी एक जो है प्रूफ करता है कि होम्योपैथिक दवाइयां काम करती हैं, तभी नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें भी हम उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको भी हम इन रिकॉर्ड में लेकर आए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वर्बल बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें सब कुछ ऑन पेपर चाहिए, तभी हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारी दवाइयां काम करती हैं। हम हाईली डाइल्यूटेड होम्योपैथिक प्रिपरेशंस जो हैं उन पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा हाईली डाइल्यूटेड दवाइयां होती हैं उनका जो है एक्शन क्या होता है उसके ऊपर हमारे पास ज्यादा जो है वर्क नहीं है। साइंटिफिसिटी ऑफ होम्योपैथी, ये भी जो है एक मैटर ऑफ डिस्कशन है, क्योंकि आप सबको पता है कि अल्ट्रा डाइल्यूशंस हो जाती हैं, उसमें जो है दवाई का कोई भी अंश नहीं रहता। यही जो है सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स या कन्वेंशनल मेडिसिन वाले यही सब कुछ बोलते हैं। तो जितना डाइल्यूट होता जा रहा है तो उसके आगे क्या कोई रेमिनेंट बच रहा है, नहीं बच रहा है, वो भी जो है हमें उस पर ध्यान देना होगा। No hypothesis has been proposed which predicts the retention of properties of starting material, nor has any physical entity been shown to exist in these high potency medicines. तो अभी तक ऐसा कुछ भी हमारे पास हमारे हाथ में नहीं है कि हम ये बता सके कि जितनी हाई लेवल की पोटेंसी बढ़ती जाती है तो उसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है हमारी ड्रग का वो उसमें प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर भी बहुत जो है वो काम हो सकता है। धीरे धीरे जो है हमारे पास एविडेंसेस आते जा रहे हैं कि बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो क्या आता है होम्योपैथिक दवाइयों का, लेकिन इस पे और काम करने की जरूरत है। इवन हम जो दवाइयां हैं या रिसर्च है वो हम ह्यूमन बींग्स तक क्यों क्यों रखें, हम अपने प्लांट्स, हम एनिमल्स के ऊपर भी जो है वो काम कर सकते हैं, तो उन पे भी हमारी दवाइयां असर करती हैं, इसके ऊपर भी रिसर्चेस की जा सकती हैं। होम्योपैथी जो है वेटरनरी मेडिसिन में 1900 से जो है वो यूज की जा रही है। नॉर्थ अमेरिका में इट्स यूसेज हैज इंक्रीज्ड सिंस लास्ट 20 इयर्स। इवन यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोफेशनल कोर्स वेटरनरी होम्योपैथी का भी रन किया जाता है। होम्योपैथी वाइडली यूज होती है एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए भी, पर इसका डॉक्यूमेंटेड वर्क, रिटन वर्क हमारे पास नहीं है। उसके बाद लिटरली रिसर्च हो सकती है, वही मैंने पहले बताया, जैसे कि अलग अलग बुक्स पढ़कर, मटीरिया मेडिका, रिपर्टरी ऑर्गन, उन सबको पढ़कर और उसमें से हम अपना जो है एक कॉन्सेप्ट, उसमें से हम एक अलग से एक रिसर्च बना सके कि इन इन बुक्स में से ये पढ़ा तो इसका कंक्लूजन ये निकला। एनालिटिकल रिसर्च भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है कि जो हमारी ड्रग्स हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए साइंटिफिक मेट्रिक एविडेंस हमारे पास इतना नहीं है। हम मदर से डाइल्यूशंस बनाते हैं, उसका क्यूरेटिव इफेक्ट जो है वो आता है, लेकिन उसका साइंटिफिक एविडेंस की क्या है वो स्टैंडर्डाइजेशन हमारे पास कम है। अगर इस पे काम किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब जब हम दवाई देते हैं तो उसका जैसे खांसी जुकाम हुआ वो तो ठीक हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, क्या जो कुछ क्रॉनिक कंडीशंस हैं उनको हम लगातार जब देते रहेंगे तो क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हमारी दवाइयों के दिखाई देते हैं, वो भी हमें देखना है। इवन डायग्नोस्टिक में भी कि स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर कुछ चाहे वो लिवर एब्सेस है, चाहे कोई और बीमारी है, उसके अंदर हमारी दवाइयां कैसे काम करती हैं वो भी हम देखें। हेल्दी इंडिविजुअल्स पे प्रूफ करें अपनी दवाइयों को और फिर देखें कि कोई काम करती है कि नहीं करती है, और उसमें कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो निकल के आ रहे हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर, उनको हम लिखें और उनको हम नया लिटरेचर बनाएं हमारी मटीरिया मेडिका के लिए, जो अभी तक
पहले काम ना हुआ हो वो हम और ऐड करते जाए। इवन के 1 डे शॉर्ट प्रूविंग्स भी कर सकते हैं कि भी एक दिन में हमने दवाई दी, पेशेंट को कितना आराम आ रहा है, वो भी चीज हो सकती है। अब ये तो था कि हम ऐसे ऐसे टाइप्स ऑफ रिसर्चेस होम्योपैथी में कर सकते हैं, बट हमारे पास चैलेंजेस भी बहुत है। अब चैलेंजेस क्या है? हमारे पास रिसर्च स्टडीज कम है, हमारे पास रिसर्च एक्टिविटीज का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं है, हमारे पास फंड्स कम है, रिसोर्सेज कम है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन रिसर्च है, ग्लोबल गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग अ होम्योपैथिक रिसर्च अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स, हमारे पास ग्लोबल गाइडलाइंस नहीं है। मेन प्रॉब्लम इज दिस कि हमें एक मेथोडोलॉजी चाहिए कि इस तरीके से हम होम्योपैथी में जो रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। अभी हम मेथोडोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं? हम जो कन्वेंशनल मेडिसिन है, जो मॉडर्न साइंस है, उन्होंने जो ग्लोबल गाइडलाइंस दी हुई हैं होम्योपैथिक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, हम उसी को ही यूज कर रहे हैं, बट हमारा कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। तो हम उनकी गाइडलाइंस यूज करके अपने प्रिंसिपल्स को कैसे प्रूव कर सकते हैं? हमें अपना एक रॉबस्ट मेथोडोलॉजी बनाना बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी रिसर्चेस है जनरली वो स्मॉल सैंपल साइज के ऊपर है। हमें अगर एक इफेक्टिव साइज दिखाना है, हमें बड़ा सैंपल साइज लेना होगा, मल्टी सेंट्रिक रिसर्चेस करनी होंगी, और उसका हमें फिर कंक्लूजन निकाल के बताना होगा कि हमारी दवाइयां काम करती हैं कि नहीं। पब्लिकेशन बायसनेस को हमें देखना होगा, और दूसरा हमारे मोटिवेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं कम होती है। अब जब हम करते हैं ना रिसर्च, तो उसमें सबसे पहले जो है हमें सिस्टमिक रिव्यू करना होता है। जो भी हमने टॉपिक लेना है उस पे सबसे पहले सिस्टमिक रिव्यू करेंगे कि पहले क्या क्या काम हो रखा है, फिर उनका रिजल्ट क्या निकला, आप जो है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आपका भी सेम वही काम है? अगर रिपीट हो रहा है आपका काम तो आपको वो करने की जरूरत नहीं, उससे अलग कुछ करना चाहिए। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स जो है वो कर सकते हैं कि इसमें रैंडमली सिलेक्ट करेंगे पेशेंट्स को, एक को ट्रीटमेंट देंगे, एक को हम नहीं देंगे, वो चीज हो सकती है। कॉस्सी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, उसमें रैंडमली सेलेक्ट नहीं करना, नॉन रैंडमली असाइन किया हमने पेशेंट को कि ये वाला पेशेंट ये वाली दवाई लेगा, ये वाला पेशेंट प्लेसेबो लेगा। कोहोर्ट स्टडी हम कर सकते हैं जिसमें कि एक पॉपुलेशन है या ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको सेम रिस्क फैक्टर्स हैं, और फिर ओवर द टाइम उनके ऊपर जो है क्या क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। केस कंट्रोल स्टडीज हो सकती हैं, क्रॉस सेक्शनल सर्वेस हो सकते हैं। एक एक पॉपुलेशन के अंदर एक टाइम पे, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखना है कि अनीमिया जो है वो एक लोकेलिटी के अंदर कितने लोगों के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्रॉस सेक्शनल सर्वे हो जाता है। केस रिपोर्ट्स, डिटेल्ड हिस्ट्रीज ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल केसेस, वो जो है हम कर सकते हैं। तो इन वे में भी जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे आता है कि रिसर्च होम्योपैथी पे इसके ऊपर इतना काम करने का हमें जो है आगे और बहुत कुछ करने की जरूरत है, पर क्या सच में रिसर्चर जो है उसको ये देखना होगा कि अगर हमें होम्योपैथी को आगे बढ़ाना है तो कौन सा एरिया रिसर्च का हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ज्यादा हमें कहाँ बढ़ना चाहिए, और हमें पीयर रिव्यूड जर्नल्स में जो है अपना आर्टिकल जो है या रिसर्च हमें वो देना चाहिए। अगर हमारा जो काम हम करने जा रहे हैं वो पहले से हो रखा है, तो आपको उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगर आप डिफरेंट कर देंगे तो वो एक नई रिसर्च बन जाएगी। तो आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इससे क्या होगा, एक ही जो टॉपिक है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है वो कवर हो सकते हैं। तो इसीलिए स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च स्टडीज करना, कंडक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाना उससे भी ज्यादा जरूरी। सिस्टमिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस जो है वो हियरार्की में सबसे ऊपर आता है, मतलब जो हम रिसर्च करते हैं उसके अंदर ये सबसे ऊपर आएंगे, क्योंकि इसके बिना जो है काम आगे हमारा अधूरा हो जाता है। तो उसी से ही हमें ये पता लग जाता है कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जिसमें हम फिट हो सकते हैं, और इससे अलग हमें काम करना है। The definition of research in Oxford Dictionary is written as the systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions.
हमारे डॉक्टर हनीमैन साहब ने भी तो एफरिज्म 25 में क्या बोला, इन द केयरफुल ट्रायल्स प्योर एक्सपीरियंस which itself is a proof that this pathy is purely based on scientific approach which has already been adopted by prover. उधर हमारे जो रिसर्च मॉडर्न साइंस वाले वो भी यही कहते हैं कि आपने स्टडी करना है मटेरियल को, रिसोर्स को, और उसमें से फैक्ट्स निकालने हैं और कंक्लूड करना है। तो हमारे होम्योपैथी के अंदर भी एफरिज्म 25 में भी यही बोला है कि केयरफुली ट्रायल आपने करने हैं और प्योर एक्सपीरियंस को आपने नोट करना है जो पेशेंट बोलेगा। अब जब हम रिसर्च करते हैं ना तो उसमें 8 स्टेप्स है। पहले रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, फिर उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना, फिर क्वेश्चन सेट करना कि भी मैंने करना क्या है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर उसके हाइपोथेसिस बनाना, किस स्टडी डिजाइन के थ्रू मैं ये अचीव कर सकता हूँ उसको देखना, फिर सैंपल डिजाइन देखना, सैंपल कौन से पॉपुलेशन जो है मुझे लेनी चाहिए, डेटा कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, एनालाइज करना, और फिर एक रिपोर्ट बनाना और उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करना। अब हम बात करते हैं कि अभी तक ये बोला जा रहा है कि होम्योपैथी जो है वो साइंटिफिक नहीं है, होम्योपैथी जो है वो प्लेसिबो इफेक्ट है। अब हम आगे कुछ स्लाइड्स में ये देखेंगे कि होम्योपैथी भी साइंटिफिक है। मेडिकल रिसर्च क्या कहती है, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होने चाहिए रिसर्च के लिए, तो एक एक स्टेप को पार करते जाओगे एक सिस्टमैटिक वे में तो आपका रिजल्ट निकलेगा, वो आपकी रिसर्च है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है कि भी फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप में चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, फिर एविडेंस को कलेक्ट करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर एक प्रोटोकॉल हमें बनाना है उसका कि ऐसे ऐसे ये काम हुआ और ये रिजल्ट निकला। तो जो रिसर्चर है उसके पास एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए रिसर्च करने के लिए, और ये जो काम है कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि थोड़े दिन कर लिया फिर छोटे, कंसिस्टेंसी में आप इसको काम करते जाओ। दीज डेज सारे क्लिनिकल वर्क जो है होम्योपैथी के अंदर वो सब्जेक्ट टू एविडेंस है कि एविडेंसेस होंगे तो ही इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाएगा या पब्लिश होगा। लेकिन ये जो रिसर्च के जितने भी स्टेप्स है ना, ये हमारे ऑर्गन ने तो पहले ही बता रखा है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन ने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारे स्टेप्स को कि रिसर्च एक प्रॉपर वे में कैसे होनी चाहिए। जो हमारी ऑर्गेनन के एफरिज्म्स हैं वो इटसेल्फ ही एक आउटकम ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस है। स्टेप्स टू प्रूव दैट हाइपोथेसिस, फिर उसको प्रूव करना, आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट सिलेक्शन, एथिक्स, इंडिविजुअल डेटा कलेक्शन फॉलोड बाय डेटा प्रोसेसिंग, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेना on the basis of totality of symptoms in different aphorisms। तो डॉक्टर हनीमैन ने खुद ही रिसर्च करके हिस्ट्री को फिर एक थ्योरी बनाई थी। उन्होंने पहले सब कुछ सर्च किया, डेटा उन्होंने भी रखा, उन्होंने भी एनालाइज किया। तब तो कंप्यूटर भी नहीं होते थे, इंटरनेट भी नहीं होते थे, पर फिर भी उन्होंने ये सारा काम किया और उनकी वजह से ही आज हम होम्योपैथी को प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं और आज भी रिजल्ट्स हम दे सकते हैं। अब जो डॉक्टर हनीमैन थे हम सबको पता है कि उन्होंने सिंकोना बात जो है कि उसकी क्यूरेटिव पावर उन्होंने देखी कि ये जो है मार्च ऑग में काम कर सकती है। तो उनको ये समझ में आया कि जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे उसी को ही पोटेंटाइज करेंगे। तो अब जब हम उसको मेडिसिन पेशेंट को देंगे तो वो उसी से ही ठीक हो जाता है। तो उन्होंने टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाया, उसी को उन्होंने देखा कि ये मलेरिया कैसे ठीक हो रहा है सिंकोना पार्ट से, है ना। तो उन्होंने हाइपोथेसिस बनाया कि भी क्यूरेटिव पावर ऑफ अ ड्रग लाइज इन इट्स पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर सिम्टम्स इन द हेल्दी इंडिविजुअल। तो ये तो उन्होंने हाइपोथेसिस बनाया कि ये ऐसे हो सकता है, फिर उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। होम्योपैथी जो है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंडक्टिव लॉजिक अप्लाई टू सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन, है ना। तो रिपीटेड क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो हुए, फिर उसकी इफेक्टिवनेस देखी गई, फिर डॉक्टर हनीमैन ने उसके ऊपर सोचा, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एफिरिज्म स्टाइल में उन्होंने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की बुक बनाई। अब हमारा जो रिसर्च प्रोटोकॉल है वो कहता है कि प्लानिंग है, प्रोग्रामिंग करनी है। फर्स्ट स्टेप में
वी प्लान आवर रिसर्च अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। जो भी बुक्स, जर्नल्स है ना, ऑनलाइन जो कुछ भी पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है, वो सब कुछ पढ़ो, उसको उसके अकॉर्डिंगली एक प्लान बनाना शुरू करो। वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, हम गोल को अचीव कर पाए। एक हाइपोथेसिस बनाओ, फिर उस हाइपोथेसिस जो है वो बनाओगे, फिर उसके बाद जो है प्लानिंग स्ट्रेटेजी, गाइडलाइंस, फ्रेमवर्क एक्शन का बनाओगे कि हम कैसे कैसे पहुंचेंगे। फिर एक टाइम रखो, उसके अंदर उसको इवेल्युएट करो, है ना। तो ये सब कुछ जो है हमें प्रोटोकॉल के अंदर आता है कि सबसे प्लानिंग प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग करनी है। अब हमारे ऑर्गेनन में क्या लिखा है, जो हमारा एफरिज्म 3 और 4 है, वो जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या आता है कि it is mentioned in the above aphorism that physicians should clearly perceive knowledge of disease indications, knowledge of medicinal powers, how to choose a well indicated remedy and its proper dosage in order to treat judicially and rationally। तो हमें 3 और 4 एफरिज्म में पहले ही ये बताया गया है कि हमें क्लियरली परसीव करना है कि डिजीज की इंडिकेशन क्या है, मेडिसिनल पावर की नॉलेज होनी चाहिए, हमें वेल इंडिकेटेड रेमेडी कैसे प्रूफ करनी है, कौन सी डोजेज होनी चाहिए, वो ध्यान से हमें एज पर रिसर्च प्रोटोकॉल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट अबव स्टेप्स मेंशन्ड। एफरिज्म 138 में भी ऑर्गेनन में लिखा हुआ है कि एक शेड्यूल टाइम जो है वो एक्सपेरिमेंट का होना चाहिए, उसका इफेक्ट पढ़ो और चेंज इन सिम्टम्स जो आ रहे हैं मेडिसिन से, आप उनको ध्यान से देखें और उनको लिखें। फिर आता है स्ट्रेटेजी एंड सैम्पलिंग। इसमें क्या होगा स्ट्रेटेजी इन सैम्पलिंग में, स्ट्रेटेजी इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ मेथड एंड टाइप ऑफ स्टडी, आप कौन सी करने वाले हो वो उस पर डिपेंड करता है। कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप स्टडी करोगे उनको कैसे लोगे, है ना, टारगेट पॉपुलेशन कैसी होगी, वो भी आपको देखना है। ये रिसर्च प्रोटोकॉल में आता है स्ट्रेटेजी इन सैम्पलिंग। हमारे डॉक्टर हनीमैन जी ने क्या कहा, डॉक्टर हनीमैन टॉक्ड अबाउट स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन प्योर एक्सपेरिमेंट्स on the healthy body for the purpose of ascertaining their real effects to obtain accurate knowledge। उन्होंने हेल्दी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि उनको उसके रियल इफेक्ट्स जो है ड्रग के पता लग सके, एंड कोई मिस्टेक उनसे ना हो जाए एकदम से उसको, टू प्रोवाइड रैपिड एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, ताकि मैं कोई गलती ना करूं, इसलिए उन्होंने बड़े ध्यान से जो है सारी चीजों को पढ़ना शुरू किया। तो इसी स्ट्रैटेजी से एक बेस बना हमारा होम्योपैथी का कि हमने पहले हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर मेडिसिन देकर फिर उसको हमने उसका इफेक्ट देखना है और फिर उसके बाद हम उसको पोटेंटाइज दे सकते हैं। इवन एफरिज्म 126 के अंदर भी एक सब्जेक्ट जो स्टडी सैंपल हमारा है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो भी 126 के अंदर लिखा हुआ है। एफरिज्म 127 के अंदर for sampling both males and females should be included in order to reveal the alternations of the health। इस 27 में 127 में ये बताया कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को जो है वो ड्रग प्रूविंग में इंक्लूड करना है ताकि कोई ऑल्टरेशंस ना आ जाए। फिर आता है एथिकल कंसिडरेशन, जो है एथिकल कंसिडरेशन में है कि जो सब्जेक्ट रिसर्च के अंदर हम ले रहे हैं उसका कंसेंट लेना जरूरी है किसी भी रिसर्च स्टडी के लिए। यही चीज तो एफरिज्म 1 में हमें बताई हुई है। हमें क्या बताया, फिजिशियन एंड ओनली हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। एफरिज्म 126 एंड 137 के अंदर इसमें सब्जेक्ट को जो है पूरा बताया जाता है जब ड्रग प्रूविंग कर रहे होते हैं कि भाई इतने पीरियड के लिए मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस जो है हो सकता है, डिस्टर्बिंग पैशंस अगर कुछ है तो उनको अवॉइड करो। तो मतलब स्ट्रेस अवॉइड करना है अपना, अगर कोई ऐसा पैशन है जो आपको तंग कर रहा है, आपको ज्यादा जैसे फैटी फूड खा लिया पेट खराब हो जाता है, कुछ भी है, ये सब चीजें अवॉइड करनी है, ये पेशेंट को पहले ही बताया जाता है उसको कि ये चीजें हो सकती हैं और आपने नोट करके हमें बताना है कि किस टाइम आपको क्या हुआ। तो वो पेशेंट की कंसेंट होती है तभी तो उसको दवाई दी जाती थी। ऐसे ही आगे आता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में क्या है कि आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, स्टेप वाइज होना चाहिए, एक शेड्यूल टाइम इंटरवल में जो है वो हम केस टेकिंग जो है वो कर सकते हैं।
एफरिज्म 83 में हमें क्या लिखा हुआ है कि उसका मतलब है द जर्नल डायरेक्शन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ केस ऑफ डिजीज इज गिवन, कि एक केस के अंदर हमें एग्जामिनेशन कैसे करना है, वो जनरल डायरेक्शंस जो है ऑलरेडी उस एफरिज्म के अंदर दी हुई हैं, एंड प्रैक्टिशनर शुड अप्लाई इट एज पर नीड ऑफ द इंडिविजुअल केस। तो इसमें भी तो एक डेटा कलेक्शन सिस्टमैटिक मैनर में आ गया। हम फिजिकल कंप्लेंट्स लेते हैं, मेंटल कंप्लेंट्स लेते हैं, हम कॉजेशंस लेते हैं, मेंसेस का करेक्टर लेते हैं, डिस्चार्जेस का करेक्टर लेते हैं। तो ये सब कुछ जो है डिटेलिंग में एफरिज्म 83 to 102 के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है। फिर आता है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में क्या है कि जो है आप एनालिसिस करोगे, इवेल्युएट करोगे जो भी डेटा आपको मिला, और यही चीज एफरिज्म 147 में भी बताई हुई है कि हम टोटालिटी जो भी मेडिसिन है स्पेसिफिक टू आवर स्टडी जो है, that is based on totality of symptoms and is most suitable remedy found after data processing। तो हम सिम्टम्स लेते हैं, सिम्टम्स को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद फिर हम एक दवाई निकालते हैं, वो दवाई जब निकालते हैं फिर हम वो देंगे। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है वो क्या है, वो भी तो यही है ना, वो भी हम डेटा कलेक्ट करके उसको इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा सिम्टम इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो ये तो हम ऑलरेडी करते हैं। रिसर्च, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर जो रिसर्च किया उसको एनालाइज करो, उसको डेटा एनालिसिस, आउटकम एनालिसिस, ड्रग एनालिसिस, इन सब में उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम निकालते हैं। हम उससे क्या होगा, हमें ये पता लगेगा कि कोई दवाई जो है वो कितना काम करती है, कितना नहीं करती है। तो हमारे एफरिज्म 71 उसमें भी क्या लिखा हुआ है कि 3 पॉइंट्स जो है वो नेसेसरी है फॉर क्योर: इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, देन अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो ये सब चीजें हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन तो ये भी तो हम प्रॉपरली जो है एनालिसिस हम कर रहे हैं। एफरिज्म 78 to 99 के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो क्रॉनिक डिजीजेस है वो क्रॉनिक मियाजम्स के कारण होती हैं, सोरा, साइकोसिफिलिस के कारण। और हमारी जो दवाई है वो भी डिपेंड करेगी इन मियाजम्स के अकॉर्डिंगली, इंडिविजुअल केस में, कि कौन कौन सा मियाजम जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम दवाई देंगे। तो हम ये एनालिसिस तो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, और ये सारा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन जो है, जो हमारी नॉलेज है, ये एक्सपीरियंस के बेस पे आ रही है आगे। जैसे जैसे पेशेंट्स हम देखते जाते हैं वैसा वैसा हमें रिजल्ट जो है समझ में आता जाता है कि ऐसे केसेस में ये चीज हो सकती है ना। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हम रिटर्न में इतना डिटेलिंग में उसको नहीं लिख रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। रिसर्च प्रोटोकॉल के अंदर कंक्लूजन भी होता है, कंक्लूजन अनबायस्ड होना चाहिए, तभी आप एक करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे। अगर आपका ही दिमाग जो है वो बायस्ड हो गया तो फिर वो रिजल्ट जो है वो सही नहीं निकलता। तो हमारे डॉक्टर हनीमैन ने भी तो एफिरिज्म 6 में यही बोला कि अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर रहना है। आप क्या सोचते हो वो नहीं, जो पेशेंट बोल रहा है उसके जो सिम्टम्स हैं आपने उसको सुनकर उसका एनालिसिस करना है। खुद पहले प्रेजुडाइज नहीं हो जाना कि ओके अभी ये बोल रहा है तो ये दवाई हो सकता है, नहीं, वो कुछ और भी हो सकता है। तो अनबायस्ड होकर आपको पेशेंट के सिम्टम्स देखने हैं, सुनने हैं, रिकॉर्ड कर कर फिर उसको टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स निकाल के दवाई निकालनी है। अब फॉलोअप्स भी तो आते हैं रिसर्च के अंदर, है ना, कि आपने फॉलोअप्स कैसे लिए। फॉलोअप्स के भी जो प्रोटोकॉल्स है, एग्रावेशन, एमुलेशन के, हमारे होम्योपैथी में ऑलरेडी दिए हुए हैं। हमारे इम्प्रूवमेंट की इंडिकेशंस क्या हैं कि अगर नेचुरल स्टेट जो पेशेंट का है, मेंटल एंड फिजिकल कंफर्ट वो वापस आ रहा है, कोई नया सिम्टम नहीं आ रहा है, ओल्ड सिम्टम्स जो हैं वो अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे जाना शुरू हो गए हैं, वर्स कंडीशन पेशेंट की अब नहीं हो रही है ना। तो साइंस ऑफ कमेंसिंग इम्प्रूवमेंट ये भी 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में एफरिज्म 252 और 256 में ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब अगर इम्प्रूवमेंट का कोई साइन नहीं आ रहा तो इस केस में क्या करना है? तो सबसे पहले तो ये देखना है क्या पेशेंट के लाइफस्टाइल में कोई मेंटेनिंग या एक्साइटिंग कॉज तो नहीं है जो उसको क्योर होने ही नहीं दे रहा। तो उस ऑब्स्टेकल को भी दूर किया जाए और फिर पेशेंट के क्योर, फिर देखा जाए कि पेशेंट आगे ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एफरिज्म 252 में ये बताया हुआ है। or in all diseases, especially in acute diseases, the guide for indication of aggravation is the state of mind and the behavior of the patient। तो ये तो already aphorism 253 में हमें बताया हुआ है। अब अगर
पेशेंट जो है मेडिसिन लिया लेकिन उसमें एग्रावेशन आनी शुरू हो गई, तो क्या साइंस है? अब अगर पेशेंट है वो कह रहा है कि मैं हेल्पलेस हो रहा हूँ, अब मैं और सैड हो रहा हूँ, मैं उसके जेस्चर पोस्चर्स वो सब जो है पिटिएबल कंडीशन में पेशेंट आता जा रहा है, तो दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ हो गया है, एग्रावेशन हो गई है। वहीं पर या तो मेडिसिन को अभी रोकना है, थोड़ी देर के लिए उसको वेट एंड वॉच थ्योरी करो, या फिर उसको एंटीडोट दो और नया फिर उसकी मेडिसिन निकालो। अब एमरुलेशन जब होगी ना पेशेंट में, तो वो एकदम रिलैक्स्ड, उसका माइंड एकदम फ्री होगा, हाई स्पिरिटेड में होगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। इवन फिजिकल डिस्पोजिशन भी उसकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, उसको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, नींद अच्छी आएगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं हमें बताते हैं कि ओके, अगर फिजिकल जर्नल्स भी ठीक हो रहे हैं, मेंटल सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं, पेशेंट क्योर की तरफ जा रहा है। अब बट द होम्योपैथिकली सिलेक्टेड रेमेडी में एक्ट वायलेंटली इफ गिवन इन लार्जर डोजेस। तो डोज जो है वो भी मिनिमम चाहिए, ज्यादा दे दोगे तो भी एग्रावेशन हो जाएगी। ये भी जो है एफरिज्म 253 के फुट नोट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर पेशेंट कोई चेंज नहीं समझ पा रहा, उसको नहीं समझ में आ रहा कि एग्रावेशन हो रहा है, एमरोलेशन हो रहा है, तो फिजिशियन की ड्यूटी है कि वो केयरफुली ऑब्जर्व करे, सिम्टम देखे और एक एक सिम्टम को वन बाय वन जो है वो चेक करे और वो लिखे। लिखना बहुत जरूरी है, रिटन में एविडेंस होना जरूरी है। तो एफरिज्म 254 और 255 में भी यही बोला गया है। appearance of new symptoms और increased intensity of original symptoms aggravation indicate करते हैं। अगर ओरिजिनल सिम्टम्स जो है वो कम हो जाएं और नए सिम्टम्स ना आए तो हम उसको एमरोलेशन बोल देते हैं। अगर न्यू सिम्टम आता है तो फिर इसका मतलब कि होम्योपैथिक मेडिसिन गलत चली गई है, आपको दोबारा से उसकी केस टेकिंग करनी चाहिए और उसको देखना चाहिए कि अब उसमें क्यूरेटिव एक्शन शुरू हुआ कि नहीं हुआ। एफरिज्म 254 255 के अंदर ये बताया गया है। अब उसके बाद, अब ये जो सारी चीजें हैं, एक जो प्रोटोकॉल जो होना चाहिए रिसर्च के अंदर, यही सारे प्रोटोकॉल्स इन डिफरेंट लैंग्वेज में ऑर्गेनन में ऑलरेडी लिखे हुए हैं और हम वैसा ही करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन रिटन में ऑन पेपर्स सिस्टमैटिक वे में हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें अब करने की क्या जरूरत है? एक तो जो जो भी चीजें पेशेंट आता है, हम सिम्टम्स लिखते हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। अगर अल्ट्रासाउंड टेस्ट कुछ भी पेशेंट का हम करवाते हैं, उसको उसकी रिपोर्ट रखना और बाद में जब वो ठीक होता है उसकी रिपोर्ट रखना, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बड़ी जरूरी है। हमें एक कोलैबोरेटिव स्टडीज जो है वो करने की जरूरत है। अब ये ही नहीं है कि सिर्फ जो है हम होम्योपैथी के साथ ही चलते रहे, हम बाकी सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व करके अपना एक देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है काम, मतलब एलोपैथी होम्योपैथी अगर दोनों लेते हैं तो पेशेंट में क्या रिजल्ट आ रहा है, अकेली होम्योपैथी ले रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, अकेली एलोपैथी ले रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है। मतलब आपस में इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इससे क्या होगा, जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना, जो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उसमें भी जो है हमें हेल्प मिल जाएगी, एक्सपर्टीज में भी हमें हेल्प मिल जाएगी। तो हम अपने जो पैरामीटर्स है उनको साइंटिफिकली प्रूव करने में भी कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथी जो है, हमारी होम्योपैथी में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये काम कैसे करती है? वो काम कैसे करती है उसके लिए हमें बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, केमिस्ट, हमें इनकी जरूरत है। अगर इनके साथ कोलैबोरेट करके हम ये रिसर्चेस कर पाए तो फिर हमारे लिए एक बून साबित होगा। फंडामेंटल रिसर्च जो है करंटली जो हो रही है वो इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक प्रेपरेशंस, उन पे जो है वो काम करने की जरूरत है। हमारा जो पोटेंटाइजेशन है, वो जो प्रोसेस है उसमें फिजियोकेमिकल इफेक्ट्स क्या आते हैं उस पे काम करने की जरूरत है। होम ब्रेक्स एक कंप्रिहेंसिव डेटाबेस है बेसिक रिसर्च इन होम्योपैथी, उसमें 2198 एक्सपेरिमेंट्स पब्लिश्ड हैं इन 1645 रीजनल आर्टिकल्स। टू इम्प्रूव आवर नॉलेज ऑफ होम्योपैथी and to increase the understanding of working mechanism of its remedies, फंडामेंटल रिसर्च जो है वो बड़ी जरूरी जो है वो हो गई है। तो एक इम्बैलेंस है बिटवीन रिसर्च एम्ड एट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इफेक्ट एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज फार फ्रॉम ऑप्टिमल।
तो इसीलिए हमारे लिए एक सेटिस्फैक्टरी वे में एक बैलेंस लेकर आना बड़ा ज्यादा जरूरी हो गया है। अब हमारी जो होम्योपैथी है वो पर्सनलाइज्ड रिसर्च है, मतलब हम इंडिविजुअल के ऊपर काम करते हैं, उसकी केस टेकिंग करके रेपर्टराइज करके मेडिसिन निकालते हैं। तो हमारा जो वे ऑफ ट्रीटिंग है वो तो इंडिविजुअलिटी के ऊपर चलता है ना। तो हमारे लिए जो रिसर्च होनी चाहिए, जो प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, जो मेथोडोलॉजीज होनी चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए। हम वही एलोपैथिक बेस को लेकर अपनी होम्योपैथी को प्रूफ करने लगे हुए हैं, इसीलिए हम उतना ज्यादा प्रूफ नहीं कर पा रहे। कुछ चीजें उनकी लो, कुछ चीजें अपनी इनकलकेट करो, एक स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आएंगे तभी हम होम्योपैथी में आगे काम कर सकते हैं। अब एक आउटकम असेसमेंट जो है वो एलोपैथी में भी यही होता है कि आउटकम असेसमेंट क्या है ना। कि और हमारे होम्योपैथी में आउटकम असेसमेंट कैसे होना चाहिए, उनका तो ये होता है कि एक स्केल होता है कि इस स्केल के अकॉर्डिंगली पहले ऐसा था फिर ऐसा था। लेकिन हमारे होम्योपैथी में भी ऐसा स्केल है, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, कि क्योर अबव डाउनवर्ड होना चाहिए, इनसाइड टू आउटसाइड होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होना चाहिए, रिवर्स डिसअपियर होना चाहिए रिवर्स ऑर्डर में जैसे वो सिम्टम्स आए थे। लेकिन हम ये नोट तो करते ही नहीं है। इवन हमें अपने आप को इंटरनेशनल मेथड ऑफ रिसर्च के उनका जो पैटर्न है उसको भी अच्छे से समझना होगा, ताकि हम एक गोल की तरफ जा सके कि हम किस तरफ जा सकते हैं और किस तरफ नहीं जा सकते। तो रिसर्च जो है वो अगर हम कोलैबोरेटिव में करेंगे वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। अपने लिए एक प्रोटोकॉल बनाएंगे जो होम्योपैथिक रिसर्च का स्टैंडर्डाइज्ड हो, जिसको हर कोई माने, वो भी जो है हमारे लिए सही रहेगा। एक चीज और मुझे जो समझ में आती है कि हम कॉमन सिम्टम्स और अनकॉमन सिम्टम्स जो है वो हर एक पेशेंट के अंदर निकालते हैं। तो अगर हम हर एक पेशेंट में एक स्केल लेना शुरू कर दे कि अगर पेन वाला पेशेंट आया तो उसके लिए पेन का जो स्केल हो उसको हम देख ले कि पहले ये इतना था अब इतना हो गया, या कोई भी अलग अलग टाइप के स्केल्स जो है अवेलेबल है, असेसमेंट टूल्स हैं, हम उनको अपने केस टेकिंग के अंदर ही लेना शुरू कर दे, तो एक हमारा रिटर्न में हमारे पास प्रूफ आना शुरू हो जाएगा कि हाँ जी पहले जो है वो इस नंबर के ऊपर था, अब जो है वो इस पे ठीक हो गया। क्योंकि हम बिल्कुल सारी ये तो नहीं कर सकते कि अपने हिसाब से चलते जाएं, हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म निकालना है जिसमें हम एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन को भी समझा पाए। बस इसी के साथ मैं अपना खत्म करती हूँ, टाइम भी हो गया है। जी थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच। मच मैम। काफी अच्छा सेशन था, काफी इंफॉर्मेटिव था और रिसर्च के बारे में काफी कुछ जानने को मिला एंड काफी कुछ समझने को मिला। आप अपनी स्लाइड प्लीज रिमूव कर लीजिएगा बिकॉज 2 मिनट में इंग्लिश सेशन शुरू होगा तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। जी थैंक यू मैम। अगर अभी मैम से किसी को सवाल पूछना है या कुछ बोलना है तो हमारे पास 1 मिनट शेष है, प्लीज अपना आप बोल सकते हैं। डॉक्टर अंजनी अभी ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर अंजनी मॉडरेटर डॉक्टर अंजनी होंगी। Yes, yes, sir. just wait अंजनी, just wait few minutes more, one minute more, 1 minute more. Yeah. I will take 1 minute. ये डॉक्टर अमनदीप जी आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, रिसर्च के विषय में अपने इतना डिटेल्स बताया है तो हम लोग के लिए लगता है कि बहुत ही है। और आपने जो हिंदी ये होम्योपैथी के लिए जो प्रोटोकॉल की बात करी तो जो अलग होना चाहिए, निश्चित रूप से अलग होना चाहिए। और मैं भी अपने पीएचडी में जो काम किया था तो होम्योपैथी के लिए हमें अलॉट किया गया था कि आप उसमें केस सीरीज स्टडी करें। केस सीरीज स्टडी एक अच्छा अप्रोच होता है जो कि होम्योपैथी के लिए बहुत ही कंपैटिबल होता है। तो इसके साथ में सेशन समाप्त होता है और मनीष जी आप अपना जी सर, इस तरीके से हमारा हिंदी का सेशन समाप्त होता है एंड द टाइम इज फॉर द इंग्लिश सेशन नाउ एंड आई विल गिव इट टू द डॉक्टर धनेश सर, द होस्ट ऑफ द इंग्लिश सेशन नाउ।